हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं गलता लोहा पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ 5 शेखर जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न देखिए, पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है पहला, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र किया। अब यहाँ 2-3 वाक्य आपके जो इस पाठ में हैं, जब आप अपनी लाइन बाय लाइन जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे, उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आशय स्पष्ट करो पूछा जा सकता है। तो क्या था? किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र। घन किसे कहते हैं? जब ऑफर पे गर्म लोहे के ऊपर जो हथौड़ा मारा जाता है उसको घन कहते हैं, उस हथौड़े को घन कहा जाता है। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोकी सिंह ने जुबान के चाबुक चलाते हुए कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। ये लाइन आप याद कर लीजिए, ये त्रिलोकी मास्टर का कहा हुआ वाक्य था। उन्होंने धनराम की बेइज्जती करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहार का बेटा है, लोहा भरा है, तुझे विद्या का ताप कहाँ लगेगा, विद्या की गर्मी कहाँ है, तेरे तो लोहे की गर्मी भरी है, भूसा भरा है। तो ये उसको ताना मारा था। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। विद्या का ताप, विद्या में भी एक गर्मी होती है, वो गर्मी लगाने के लिए सबकी सामर्थ्य नहीं होती। विद्या आप कैसे मिलती है बच्चों? हम विद्यालय जाते हैं, फीस भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहीं जाना पड़ता है, हमको पैसे खर्च करने पड़ते। सबके पास तो इतना नहीं है खर्चा। हो सकता है धनराम के पास बुद्धि बहुत होती, लेकिन उसके पास परिस्थितियां नहीं थी, वो नहीं कर पाता। उसके पास क्या हुआ? मोहन के साथ भी तो यही हुआ, इतना प्रतिभाशाली था लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। उसके बाद पैसा नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, तो वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाया और वापस लौट करके आ गया खाली तकनीकी शिक्षा लेकर के, और फिर भी उसने नौकर की तरह काम किया। तो धनराम के पिता के पास उनकी सामर्थ्य नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया। सान लगाना, धार रखना, तेज करना। मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, एक बच्चों एक मैंने वीडियो डाला है, शॉर्ट डाला है, चक्कू छुरियाँ तेज करा लो, चक्कू छुरी पे शान रखी जाती है। तो वो जो सान लगाने का काम था वो सिखाया। धौकनी फूंकना, जो ऑफर में भट्टी जल रही होती है उसको ऐसे से करके हवा चलाई जाती है, धौकनी हवा चलाते हैं तब वो उसमें से आग तेज चलती है। तो ये काम उन्होंने सीखने के लिए अपने बच्चे को बचपन से ही लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से उसके घन चलाने की विद्या सिखाने लगे और पिता ने अपने बेटे को लोहार का काम सिखाना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया था कि पढ़ाई तो इसके बस की है नहीं, चलो यही काम सीख ले। उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र है। तो ये कहाँ पर आया, ये प्रसंग आपको लिखना था। तो आप ये कहानी का इतना हिस्सा बताकर बताएंगे कि इस समय किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? अभी मोहन तो इतना इंटेलिजेंट था और धनराम कम था, लेकिन फिर भी वो उसको अपना प्रतिद्वंदी मतलब प्रतियोगी, कोई कंपटीटर, वो कंपटीटर नहीं समझता था। क्यों? धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वह स्वयं को नीची जाति का समझता। अब धनराम को बिल्कुल असलियत पता थी कि मैं तो हूँ नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, तो ये तेज भी है, मैं उतना तेज नहीं हूँ। वो नीची जाति का है, वो ऊंची जाति का, ये बात उसके मन में बचपन से बैठी थी। मतलब बच्चों के मन में, गांव में और पुराने समय में सबके मन में पहले से उनको ये बात बुरी नहीं लगती है कि मैं नीची जाति का। उनको लगता है हमारी यही किस्मत है, हम यहीं पैदा हुए तो हमको ऐसे ही करना है। तो उसको ये पता था। मोहन कक्षा में सबसे होशियार लड़का था और वो सब प्रश्नों का उत्तर जानता था। उसे मास्टर जी पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। वो अच्छा गाना भी गाता था। तो मतलब उसको पता था कि मोहन तो मुझसे हर मामले में अच्छा है। मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर के कुछ नाम कमाएगा। तो ये सब बातें उसको पता थी, इसीलिए वो अपने आप को उसका प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, क्योंकि उसे पता था ना मेरे पास पैसा है, ना मैं उच्च जाति का हूँ, ना मैं इतना तेज हूँ पढ़ने में, ना मुझे गाना गाना आता है, ना मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, तो मेरी इसकी क्या प्रतिद्वंदिता। पॉइंट बना के लिखेंगे इसी तरह। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पे आश्चर्य होता है? जब वो बैठ करके लोहा बनाने लग जाता, लोहे से चल्ला। मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। एक तो ब्राह्मण उसकी दुकान पे ही नहीं आते थे। मोहन उसकी दुकान पे आ गया, कनस्तर पर बैठ गया और बड़ी देर तक बैठा रहा। उसका बैठे रहना भी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मतलब अगर कोई और देख ले तो कहता, हाय हाय, पंडित का बेटा होकर वहां बैठा हुआ है, ऐसे बोलते लोग। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म करने के बाद भी काफी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई थी।
बहुत देर तक मोहन के वहाँ बैठने पर उसको हैरानी हुई। उससे भी अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर के लोहे को नपी तुली चोट मारी और धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोक पीट करके गोल आकार दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान के पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति का काम कर रहा था। धनराम शंकित दृष्टि से इधर उधर देख लिया। अब धनराम ऐसे ऐसे देख लेगा, किसी ने देखा तो नहीं मोहन को ये काम करते हुए, अभी तो मोहन की बेइज्जती हो जाएगी। मोहन को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन धनराम को चिंता थी कि कोई उसको यहाँ बैठे देख लेगा तभी बोलेगा, और साथ साथ ये तो काम भी हमारा कर रहा है, निम्न जाति का काम कर रहा है, तो इसको नहीं करना चाहिए, ये इसके लिए गलत बात है। मोहन के लखनऊ जाने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा। जब वो लखनऊ गया तब लेखक ने कहा यहाँ से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। तो ऐसा क्यों कहा होगा कि नया अध्याय? ये नया चैप्टर क्यों कहा होगा बच्चों? मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते मास्टर जी उसे यही कहानी कहते कि एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा। अभी गांव का नाम रोशन करेगा, ये मास्टर जी हमेशा कहते थे। जब 5वीं कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी की भविष्यवाणी सच हो गई। ऐसा लगा कि अब तो सचमुच उसका नाम हो जाएगा। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने इस होनहार को घर का नौकर बना दिया। अभी अगर उसको लखनऊ ले गया था और कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा देता तो शायद वो वाकई नाम रोशन कर देता, लेकिन उससे तो घर का काम करवाया। इस काम के बोझ ने गांव के मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं स्थितियों से चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इस परिवर्तन को जीवन का नया अध्याय कहा। वहां से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ कि वो मेधावी छात्र जो स्कूल का हेड बॉय बना दिया गया, वो गांव शहर जाकर के एक घर का घरेलू नौकर बन के रह गया और उसकी सारी प्रतिभा जो है वो खत्म हो गई। वो स्कूल में वो काम नहीं कर पाया। वो एक अच्छा होनहार छात्र था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, नया चैप्टर शुरू हुआ। मास्टर त्रिलोकी सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा और क्यों? जवान का चाबुक मालूम है ना? घोड़े को मारते हैं चाबुक से उसको उसकी पीठ पे मारा जाता है। जब वो चल रहा होता है तो चलता नहीं, तो चाबुक मारते हैं तो वो सीधा चलने लग जाता है या तेज चलने लग जाता है। तो मास्टर जी डंडे से तो पिटाई करते ही थे, साथ में जुबान का चाबुक चलाते थे। जुबान का चाबुक चलाना मुहावरा है कि शब्द कड़वे कड़वे शब्द बोलते थे, गंदा गंदा बोलते थे कि लोगों को ह्यूमिलिएशन हो, शर्मिंदा करते थे वो। तो जब धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोकी राम ने व्यंग वचन कहे। क्या व्यंग मारा? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? ये जुबान का चाबुक था। लेखक ने इस व्यंग वचनों को जुबान के चाबुक कहा। चमड़े का चाबुक शरीर पर चोट करता है, जुबान का चाबुक मन पर चोट करता है, और यह चोट कभी ठीक नहीं होती। जो चाबुक बच्चों शरीर पर मारा जाता है वो चोट तो लगती है तो ठीक भी हो जाती है, लेकिन जबान से निकली हुई चोट जो है वो कभी ठीक नहीं होती। इसीलिए कहते हैं जब बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि एक बार आपके मुंह से शब्द निकल गए तो वो वापस नहीं जा सकते। तो ये बड़ी गलत बात थी जो वो करते थे अपने बच्चों के साथ। वो जुबान का चाबुक मारा करते थे। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर पुश्तैनी काम में लग गया। बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। कई बार टीचर्स जो हैं वो बच्चों को इस तरह से बिहेव करते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बिल्कुल गधे हो, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो बच्चों के अंदर धीरे धीरे उनको डीमोरलाइज हो जाते हैं, उनको सारा मोटिवेशन, प्रेरणा खत्म हो जाती है और उनको सच में लगने लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है और इसी कारण से धनराम कुछ नहीं कर पाए। प्रश्न 6, बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने कहा, किससे कहा, किस आशय से कहा? अभी कुछ वाक्य हैं जिनको आपको यहाँ पे लिखना है। तो किसने कहा था? यह कथन मोहन के पिता ने वंशीधर ने अपने संपन्न रिश्तेदार रमेश से कहा। जब रमेश ने कहा मैं ले जाता हूँ लखनऊ और मैं पढ़ा दूंगा, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा किया, रिश्तेदारी का यही तो सहारा होते, रिश्तेदार एक दूसरे का मदद करते हैं। किस प्रसंग से कहा? वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता करी तो रमेश ने उसे अपने पास रखने की बात कही। उसने कहा मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दीजिए, वहां जाकर 4 प्राणी है, वहां एक और भी बढ़ जाएगा और शहर में रहकर मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेगा। किस आशय से कहा? उसका उद्देश्य क्या था? इस कथन से रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। उन्होंने उसके आगे धन्यवाद कैसे करते? उन्होंने कहा हाँ सही बात है बेटा, रिश्तेदारी का यही तो सहारा होता है, तुमने उसे जाने की बात करी। इस कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? इस कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बना दिया। हुआ क्या? हुआ उल्टा, उसने उसको नौकर बना दिया। उसके परिवार ने उसका शोषण किया और एक प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार करके घर भेज दिया।
वो बेरोजगार रह गया, उसे किसी मिल फैक्ट्री में भी काम नहीं मिला, उसको घर आना पड़ा। दूसरा वाक्य था, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसने कहा, किस प्रसंग में कहा, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। किसने कहा, किसके लिए कहा? उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक। सर्जक कहते हैं कोई बनाने वाला, सृजन करने वाला। तो जब मोहन ने वो लोहे की छड़ से उसका छल्ला बना दिया तो उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया। जब मोहन धनराम के ऑफर पर जाकर बैठता और हसुआ ठीक होने के बाद भी वहां बैठा रहा, उस समय धनराम एक लोहे की छड़ को गर्म कर रहा था। अब आप पूरी कहानी लिख सकते हैं, किस प्रसंग में कहा गया और फिर उसने उसके हाथ से ले लिया और छल्ला बना दिया। उस समय उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। ये किस प्रसंग में कहा गया? अब मोहन एक उसका दोस्त था, इसलिए उस प्रसंग में कहा गया। और इससे क्या चारित्रिक क्या विशेषता पता चलती है? यह कार्य कहानी के प्रमुख पात्र मोहन करता है, जो एक ब्राह्मण पुत्र है। उसका वो बाल सखा धनराम को अपनी सुगढ़ता का परिचय देता है। वो अपने धनराम को बताता है कि देखो मैं भी कितना सुंदर बना सकता हूँ, और अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं है। मोहन का व्यक्तित्व पंडित है इसलिए ऐसा नहीं था, वो उसके अंदर हुनर था, वो इतना प्रतिभावान था, हर क्षेत्र में वो आगे था और मेहनत कश और सच्चे भाईचारे के प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो मेहनत करने वालों का संप्रदाय जाति से ऊपर उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। मेहनत करने वाले होने चाहिए, वो एक अलग जाति होती है मेहनत करने वालों की, जो मेहनत कश लोग होते हैं। फिर वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो सब एक कहलाते। तो धनराम भी काम करता था और मोहन ने भी काम करके दिखाया। तो दोनों के अंदर एकता थी, कोई प्रतिद्वंद्विता, कोई प्रतियोगिता नहीं थी। पाठ के आसपास गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। अभी गांव में क्या संघर्ष था और शहर में क्या संघर्ष। गांव में क्या संघर्ष था, उसको जब अच्छे स्कूल में डाल दिया गया तो वो नदी पार करके जाना पड़ता था, ऊंचाई पे चढ़ के जाना पड़ता था, एक बार तो जान भी मुश्किल से उसकी बची थी। तो ये सब संघर्ष थे, उसका घर का भी काम करना पड़ता था। और जब उसको शहर पहुंचा तो क्या संघर्ष था, घर के बर्तन धोने पड़े, काम करना पड़ा, स्कूल में उसको पढ़ाई करने को नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली और उसको बेरोजगार होकर के घर वापस आना पड़ा। तो आप दोनों बातें पैराग्राफ बदल करके लिख सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोकी सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ से उसकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। अभी त्रिलोकी सिंह के बारे में आपको अपने विचार लिखने। सबको पता है कि वो एक कैसे थे, ग्रामीण अध्यापक थे। उनका व्यक्तित्व कैसा था? गांव के परिवेश के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। जैसे गांव में लोगों को पिटाई की जाती है, वो मारते थे बच्चों को, पढ़ाते भी अच्छे थे। खूबियां उनकी अच्छाई क्या थी? वो अध्यापन कार्य बहुत अच्छा कराते थे, लेकिन वो और पूरी लगन से बच्चों को पढ़ाते थे। किसी और के सहयोग के बिना ही वो अकेले पूरी पाठशाला चलाते। वो बेचारे अकेले जो थे, वो एक ही मास्टर थे वहाँ पर, वो पूरी पाठशाला अकेले चलाते। तो अच्छे थे, वो ज्ञानी थे, समझदार थे। लेकिन बुराइयाँ क्या थी? वो बच्चों के साथ मारपीट करते थे, मेहनत करवाते थे। फिर बच्चों का मन का ध्यान रखे बिना भी कठोर शब्दों से बच्चों को चोट पहुँचाते थे और एक बच्चों को एक ऐसी निराशा में धकेल देते थे जिससे कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे और उनका विकास रुक जाता था। तो ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी त्रिलोकीनाथ की। का यहाँ पर इसका अंत, इस कहानी का जो हुआ, क्या कोई और अंत हो सकता था? चर्चा करें। कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी तौर पर किया या नहीं। अब ये नहीं समझ में आया कि क्या मोहन जो था वो लोहार बन गया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्या और हो सकता था? शहर से लौटकर हाथ का काम करने लग सकता था। वो मोहन को बेरोजगार देखकर धनराम का व्यंग वचन चलाता। हो सकता था धनराम कहता, अरे अच्छा तू तो बड़ी पढ़ाई करके आया था, तू अब ये बना रहा है, ऐसा भी हो सकता था। मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना आदि, मोहन से जाके माता पिता लड़ाई करते कि तुम तो ले गए थे मेरे लड़के को, नौकर बना के छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो इसका अंत हुआ वो बहुत सुंदर अंत था और उससे पता चला कि जब लोहे को भी आकार लेना होता है तो लोहे को भी तपना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है। यानी कोई सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी परेशानियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब आप जाकर के सफल हो पाते। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जिनका किस काम आते हैं उसको वो लिखना है। धौकनी, धौकनी जो है वो आग सुलगाने और धक्कान, धौकनी ऐसे करके हवा की जाती है, उससे आग को तेज किया जाता है। दराती, जिससे कि घास काटी जाती है, उस पर उसने धार लगाई थी, वो दराती होती है, एक तरफ हैंडल होता है और दांत होती है। सड़सी, जो पकड़ होती है, घरों में होती है ना, जिससे भगोना पकड़ते हैं, चाय का भगोना पकड़ करके डाला जाता है, उस तरह की सड़सी होती है, ऐसे शेप की होती है, उससे लोहे को, गर्म छड़ को पकड़ा जाता है। सड़सी ठोस वस्तुओं को पकड़ने की तरह कैंची जैसी चीज होती है, आगे उसके शेप गोल होता है
पीछे से ऐसे करके पकड़ा तो वो गोल छड़ पकड़ लेती है। आफर, जहाँ भट्टी, जहाँ आग जलती है। हथौड़ा तो आपको पता ही है, उसको घन भी कहा जाता है हथौड़े को। अभी बच्चों एक इसमें आपको पढ़ना है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते हैं जब एक साथ दो क्रियाएं जुड़ जाती हैं, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे उठा पटक, उठाना और पटक देना, तो दो क्रियाएं एक साथ लग गई। उलट पलट, उलटना और पलटना। घूर घूर कर 2 बार। सोच समझ कर सोचना, समझना। पढ़ा लिखा कर पढ़ना और लिखना। तो ऐसे मिला जुला करके जब दो क्रियाओं को जोड़ा जाता है तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। आपको अगर इस तरह के शब्द आ जाएं, या आपको हो सकता है छांटने को आ जाए, इसमें से संयुक्त क्रिया छांटो, तो जहाँ पर दो क्रिया एक साथ प्रयोग हो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो आप उसको छांट सकते हो और फिर इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उठापटक, संसद की उठापटक देखकर हमें राजनेताओं के व्यवहार पर हैरानी होती है। उलट पुलट, किताब को मैंने उलट पुलट कर देखा। घूर घूर कर, गुस्से से वो घूर घूर कर देखने लगा। मास्टर त्रिलोकीनाथ घूर घूर कर देख रहे थे। सोच समझ कर, पिताजी ने सोच समझ कर के उसको लखनऊ भेजा था। पढ़ा लिखा करके वो उसको अच्छा आदमी, बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। तो इस तरह से आप वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं। बूता, बूता मतलब होता है बच्चों सामर्थ्य। अभी यहाँ बूते को 2-3 तरह से प्रयोग किया गया है, आपको उसमें से झांट करके लिखना है और संदर्भ भी बताने हैं। मेरे बूते का नहीं है, मतलब मेरी बस का नहीं है, मेरे सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर, मेरा बूता नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, इस तरह से। तो बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा, यानी उनकी सामर्थ्य अब नहीं थी कि वो अब ये काम, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का पेट नहीं, बूते पर मतलब उसके भरोसे, यहाँ पर बूते का मतलब भरोसे, दान दक्षिणा के भरोसे पर अब घर नहीं चलेगा, उसके बूते पे घर नहीं चलेगा। तीसरा, सीधी पढ़ाई चढ़ना पुरोहित के बूते की बात नहीं थी, सीधी चढ़ना उसके बस की बात नहीं थी, अब उसके वश में नहीं रह गया था। तो पहला बस सामर्थ्य, दूसरा बस, दूसरा बूता, पहला बूता सामर्थ्य, दूसरा बूता भरोसा और तीसरा बूता कि अब वश में नहीं है, उसके वश में नहीं, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ बूते शब्द के कई प्रयोग हैं, हो सकता है किसी तरह से आपको ये वाक्य बनाने को आए। अभी यहाँ 3 वाक्य दिए हैं, आप इसमें मोहन हटा करके सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन को हटा दीजिए। आप थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, तुम ये दही ला दो बाजार से। आप, तुम, मैं, इस तरह से। विज्ञापन की दुनिया, अभी विभिन्न व्यापारी अपने उत्पाद की बिक्री के लिए अनेक विज्ञापन बनाते हैं। आपको भी अपनी हाथ की बनाई हुई हैंडमेड चीज़ का विज्ञापन करना है, कोई विज्ञापन बनाना है। तो बच्चों ये विज्ञापन बनाना आपने सीखा है, मेरे चैनल पर भी है, तो आप इसमें बना सकते हैं। हाँ, तो बच्चों गलता लोहा के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं। गलता लोहा शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गलता लोहा शीर्षक सार्थक है कि नहीं, उचित है कि नहीं, और है तो क्यों है। गलता लोहा कहानी 2 सहपाठियों धनराम लोहार और मोहन पुरोहित यानी ब्राह्मण परस्पर व्यवहार को व्यक्त करती हुई दोनों के जीवन का संक्षिप्त परिचय, दोनों का व्यवहार और उनका जीवन परिचय की कहानी है। इस कहानी में 13 का पहाड़ा ना सुना पाने पर धनराम से मास्टर जी कहते, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। कहानी के अंत में मोहन का जाति भेद भुलाकर धनराम के ऑफर पर बैठकर बातें करना और उसे सरिया को मोड़ करके दिखाने के बाद यह पंक्ति कही गई कि मानो लोहा गल कर नया आकार ले रहा है। अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। मतलब पहले उन्होंने बताया, लोहे का उदाहरण दिया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, और दोबारा जो आखिर में अंत हुआ वो कैसा हुआ, लोहा गल रहा है, यानी जो उनके अंदर का जितना भी जाति भेद सब कुछ जो है वो खत्म हो गया और दोनों की जो परस्पर दोस्ती थी वो चलती रही। किस बात को लेकर के, रुचि को लेकर के। यहाँ समाज भले ब्राह्मण और उसमें भेद करता हो किसी और जात में, लेकिन धनराम और मोहन के मन में कोई भेद नहीं था। धनराम ने जब उसको बनाते हुए देखा तो उसके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं आई, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं आई। तो इसलिए गलता लोहा बिल्कुल ठीक और सार्थक शीर्षक है। मोहन के पिता के जीवन संघर्ष को अपने शब्दों में लिखिए। अभी मोहन का संघर्ष भी लिखने को आ सकता है और उनके पिताजी का भी आ सकता है। पिताजी का क्या संघर्ष था, पिता वंशीधर जो थे तिवारी, पंशीधर तिवारी, वो गांव के पुरोहित थे, पंडित जी थे। पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करवाना उनका पैतृक पेशा था। इन आयोजनों को करवाने के लिए वो दूर दूर तक पैदल जाया करते थे, जो अब उनके वृद्ध शरीर के बस का नहीं था, और अब बूढ़े हो गए थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था।
पुरोहिताई में भी अब बहुत आय नहीं होती है, मतलब उनके पास पैसे भी बहुत कम होते थे, बहुत कम पैसा मिलता था। इस कारण घर परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। मोहन जैसे होनहार बालक को पढ़ा पाना भी उनके लिए कठिन हो गया। तभी तो जब छात्रवृत्ति मिली तब उन्होंने मोहन को बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए। और यजमानों के भरोसे, जिनके घर वो पूजा पाठ करने जाते थे, उनके भरोसे घर जो था वो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। ये उनका जीवन संघर्षपूर्ण था। तो उनके पिताजी का संघर्ष भी आप लिख सकते हैं। मास्टर त्रिलोकी सिंह का अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार था? उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। केवल मोहन को छोड़कर वो अन्य सारे बच्चों को, उनके लिए वो कठोर थे। किसी भी गलती पे छड़ी से पीटते थे, और छड़ी से पीटना एक आम बात थी। छड़ी भी बच्चों से ही मंगवाते थे। उनकी पिंडलियों पर, यानी घुटने और नीचे काफ की जगह पर कस के मारते थे छड़ी से, कि छड़ी ही टूट जाए, मतलब इतनी जोर जोर से मारते थे वो। इतना ही नहीं, वे मोहन से भी लड़कों को पिटवाया करते थे और उठक बैठक लगवाते थे। जिसकी गलती होती थी उसे तो उसी से संटी मंगवाते थे। कभी कभी ऐसी कड़ी बात कहने पर बालक सदा के लिए निराश होता, और कभी कभी वो जुबान का चाबुक बहुत चलाते थे, बहुत तीखी बातें कह देते थे जो बच्चों के दिल में हमेशा के लिए घर कर जाती थी, और वो हमेशा के लिए निराश हो जाते थे। जैसे धनराम को उन्होंने कहा था कि तुझे विद्या का ताप कैसे लगेगा, और वो निराश हो गया था। उसको लगा कि मैं जीवन भर कुछ कर नहीं पाऊंगा। पाठशाला के सभी बालकों को उनकी आवाज से सांप सूंघ जाता था। सांप सूंघना मतलब एकदम डर जाते थे बच्चे, उनसे बहुत डरते थे। धनवान रमेश ने मोहन का भविष्य बनाया, नहीं बिगाड़ दिया। कैसे? बिगाड़ ही तो दिया। वो मोहन से को पढ़ाई करवाने लखनऊ ले आया, घरेलू नौकर बना दिया, बाजार से सौदा लाने, घर के काम करने में मोहन को लगाता था। मुश्किल से उसे सामान्य स्कूल में एक भर्ती करा दिया था, पर घर के कामकाज के कारण वो विद्यालय में पहले जैसी वो जगह नहीं बना सका, पढ़ाई नहीं कर सका। उसे दिन भर ताने सुनने पड़ते थे। बीए एमए की नौकरी तो नहीं मिलती, तो उसके बाद उसे काम सीखने के लिए कारखाने में डाल दिया गया। इससे मोहन और भी पढ़ाई नहीं कर सका। गांव में बूढ़े माता पिता के साथ भी नहीं रह सका। रमेश को उसने कहीं का नहीं छोड़ा। ना तो वो गांव में अपने माता पिता के साथ रह पाया, ना वो जो शहर करने गया था पढ़ाई करने, वो कुछ पढ़ाई करके हासिल कर पाया और कोई अच्छी नौकरी ले पाया। वापस लौट करके उसको गाँव आना पड़ा, बेरोजगार होकर के। तो रमेश ने अपना स्वार्थ देखा और मोहन के भविष्य को खराब कर दिया। तो बच्चों, ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। बात वही है, कहानी वही है, घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। अपनी सोच से, अपनी शक्ति से आप भाषा बना करके और किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो बच्चों, पाठ यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।